Hello and welcome students in my video lecture series on the subject of botany. In today's video lecture we will focus on the botany of class 11th once again and we will start with our new unit that is plant anatomy. पीछे हमने पढ़ा प्लांट मॉर्फोलॉजी. हम आपको पता है मॉर्फोलॉजी एक बॉटनी की वो ब्रांच है, बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एक्सटर्नल फीचर्स जो है वो स्टडी करते हैं, उनकी डिटेल स्टडी करते हैं. और इसी तरह प्लांट एनाटॉमी जो है ये बायोलॉजी की या बॉटनी की वो ब्रांच है जिसमें हम प्लांट्स के इंटरनल स्ट्रक्चरल डिटेल्स स्टडी करते हैं, इंटरनल फीचर्स स्टडी करते हैं. इसे हम प्लांट एनाटॉमी बोलते हैं. तो हम सिंपल से तरीके से इसको डिफाइन करेंगे. जो प्लांट एनाटॉमी है ये असल में स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ प्लांट्स. When you carry out the study of internal structural details of plants, it means that you are studying the anatomy of plants. You are studying the anatomy of plants. So in anatomy we are mainly concerned. हमारा concern होता है to study the internal structures, internal features of every plant part or of a plant. तो जब हम study करेंगे internal structural details of plants, तो इसे हम बोलते हैं anatomy. शाबाश. असल में प्लांट के अंदर जो होते हैं प्लांट्स जो है हर कोई प्लांट जो है हर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट्स जो है दे आर मेड अप ऑफ सेल्स. तो सेल जो है इट्स द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो जब हम प्लांट एनाटॉमी करते हैं हम प्लांट एनाटॉमी में देखते हैं कि हर कोई प्लांट जो है वो सेल्स का बना हुआ होता है और काफी सारे सेल्स जो है एक तरह के सेल्स ऐसे एक तरह के सेल्स जिनका ओरिजिन एक ही सेल से हुआ हो और जो एक तरह के ही फंक्शंस परफॉर्म करते हो. जब वो काफी सारे सेल्स जुड़ जाते हैं वी गेट ए टिश्यू एंड अ नंबर ऑफ टिश्यूज फॉर्म एन ऑर्गन एंड नंबर ऑफ ऑर्गन्स फॉर्म एन ऑर्गन एंड नंबर ऑफ ऑर्गन्स जो है they form an organism finally. So organization of a living organism of a plant occurs in this way. We are having cells, those cells unite to form tissues and tissues unite to form organs. For example, in a plant we are having roots as an organ, we are having stem is an organ, we are having leaves, they are represent an organ, we are having flowers, they represent an organ. So all these parts collectively they form an organism that is a plant. तो हर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स का बना होता है. सेल्स जो है ये टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज जो है ऑर्गन्स बनाते हैं और डिफरेंट तरह के ऑर्गन्स डिफरेंट तरह के टिश्यूज एक ऑर्गन बनाते हैं और डिफरेंट तरह के ऑर्गन्स एक ऑर्गेनिज्म एक प्लांट बनाते हैं. जहां तक एक टिश्यू का ताल्लुक है, एक टिश्यू क्या होता है मैंने आपको बताया. सेल की डेफिनेशन आपको पता है. सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. बशारत सर ने आपको जो जब आपने सेल बायोलॉजी पढ़ी, जब आपने साइटोलॉजी पढ़ी, सबसे पहले आपने सेल की डेफिनेशन पढ़ी. जो सेल जो है इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म. यानी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर है दैट इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स. और ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल्स एंड ए लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस. और वो सारे जो फंक्शंस है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस परफॉर्म करता है, वो फंक्शंस बेसिकली उसके सेल्स परफॉर्म करते हैं. तो मैंने आपको बोला सेल्स जब जुड़ जाते हैं तो टिश्यू बनता है. टिश्यू असल में क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स. रिमेंबर टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स बट एवरी ग्रुप ऑफ सेल इज नॉट ए टिश्यू. There are certain conditions that that must be fulfilled so that a group of cell can be called as a tissue. So group of cells can be a tissue or group of cells is called as tissue. कब हम उनको बोलते हैं? जब उन सेल्स का एक कॉमन ओरिजिन होता है, यानी सारे वो सेल्स एक ही सेल से बने हो तो उसको हम बोलते हैं कॉमन ओरिजिन. जब हमारे पास काफी सारे सेल्स होंगे A, B, C, D, E, F, G, S सेल्स होंगे, ये सारे एक ही सेल्स के डिसेंडेंट्स होंगे, ये एक ही सेल के बने होंगे. हम बोलेंगे इन सभी सेल्स A, B, C, D, E, F सेल्स का ऑरिजिन कॉमन है. हम बोलेंगे ये ऑरिजिनेट हुए हैं, इनका एंसेस्टर सेल एक ही है. शाबाश. हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स कैन बी कॉल्ड ए टिश्यू और ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड एज टिश्यू बट when they have a common origin and when they usually perform a common type of function. So tissue is simply a group of cells having common origin, group of cells having common origin and usually perform
common functions is known as a tissue. For example, we are having, xylem is a tissue, and xylem is a combination of 4 different types of cells, and all those cells they are derived from the same common ancestor cell. So and all those cells, xylem के सभी cells का काम है to conduct the water. उनका जो मेन मोटिव है टू कैरी आउट द कंडक्शन ऑफ वाटर, वो वाटर कंडक्ट करते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं जाइलम जो है एक टिश्यू है। इसी तरह फ्लोएम जो है, फ्लोएम भी डिफरेंट तरह के सेल्स का बना होता है, लेकिन उन सेल्स का ओरिजिन जो है कॉमन है, वो एक ही सेल से बने हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा भी उसी से, वेसल्स भी उसी से, सीव ट्यूब्स भी उसी सेल से बने हैं, फ्लोएम फाइबर्स भी उसी सेल से बने हैं जिससे बाकी सेल्स बने हैं। यानी उनका ओरिजिन जो है वो एक ही सेल से बने हैं, एक ही सेल से वो ओरिजिनेट हुए हैं, और सभी का काम, फ्लोएम के सभी का काम, सेल्स का काम है टू कैरी आउट द कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल्स। तो तभी हमें याद रखना है ग्रुप ऑफ सेल्स, एंड दैट ग्रुप ऑफ सेल्स if it is having a common origin, if all the cells of that group are having a common origin, वो एक ही सेल से बने हो और वो एक तरह के ही फंक्शन परफॉर्म करते हो, उन्हें हम टिश्यूज कहते हैं। तो याद रखना, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स having common origin and usually perform a common function, this is called as tissue. So remember, every group of cell is not a tissue unless and until all those cells have common origin and all those cells usually perform a common function. For example, this is this is a cell, this is an ancestral cell. This cell divides to form a group of cells. Now see, all these cells, 1, 2, 3, 4, 5, 6, n number of cells, all these cells are derived from this single cell, and all these cells perform a common type of function. Now it is called a tissue. So remember, group of cells having a common origin and that usually perform a similar type of function, that group of cells this is called as a tissue. In plants, अब जहां तक प्लांट्स का ताल्लुक है, प्लांट्स में जब हम टिश्यूज की बात करते हैं, प्लांट्स के अंदर 2 तरह के टिश्यूज होते हैं। एक हमारे पास है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मैंने यहाँ पे लिखा है प्लांट टिश्यूज, या प्लांट टिश्यूज जो है ये 2 तरह के हैं जनरली प्लांट्स में। एक हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, एक हमारे पास परमानेंट टिश्यूज है। तो प्लांट्स में प्लांट एनाटॉमी जो है, इसमें हम इंटरनल डिटेल्स, इसमें हम सेल्स एंड टिश्यूज देखते हैं, किस तरह के सेल्स एंड टिश्यूज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में मौजूद होते हैं। सो इन प्लांट एनाटॉमी वी स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चरल फीचर्स। Internal structural features means we study the various types of cells and tissues that are present in the different organs of a plant. एक प्लांट के डिफरेंट ऑर्गन्स में कौन से सेल्स एंड टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, जब हम इनको स्टडी करेंगे इसी को हम बोलते हैं प्लांट एनाटॉमी। तो मैंने आपको बताया, प्लांट एनाटॉमी में हम इंटरनल स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ प्लांट्स की स्टडी करते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चरल फीचर्स का मतलब प्लांट के जो डिफरेंट ऑर्गन्स है, उन ऑर्गन्स के हम अंदर देखते हैं हम किस तरह के सेल्स वो है और किस तरह के टिश्यूज पाए जाते हैं, प्रेजेंट हैं। उसी इस जब हम ये इंटरनल स्ट्रक्चरल फीचर्स यानी सेल्स एंड टिश्यूज ऑफ ए प्लांट या उनके ऑर्गन्स की स्टडी करते हैं, इसी को हम प्लांट एनाटॉमी बोलते हैं। मैंने आपको बताया हमारे पास प्लांट्स में 2 तरह के टिश्यूज होते हैं। एक हमारे पास होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक हमारे पास होते हैं परमानेंट टिश्यू। अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है हमारे पास। पहले हम इसकी बात करेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे जो हमारे पास है परमानेंट टिश्यू भी है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का दूसरा नाम क्या है? मेरिस्टेम भी इसको बोलते हैं, मेरिस्टेम। एक्चुअली द वर्ड मेरिस्टेम हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम a Greek word. Actually the word meristem has been derived from a Greek word. It has been derived from a Greek word. वो ग्रीक वर्ड है मेरिस्टोस. मेरिस्टोस मीन्स डिविजिबल. एक ग्रीक वर्ड है, उस ग्रीक वर्ड का नाम है मेरिस्टोस. मेरिस्टोस के जो माने हैं वो डिविजिबल है. यानी जो वर्ड मैंने आपको बताया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का दूसरा नाम मेरिस्टेम भी है, याद रखना. मेरिस्टेम इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. तो मेरिस्टेम
वर्ड जो है इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड, दैट ग्रीक वर्ड इज मेरिस्टॉस। मेरिस्टॉस का मतलब हो गया डिविजिबल। इसका मतलब हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू है जिसके सेल्स में काफी ज्यादा पोटेंशियल है, जिसके सेल्स में काफी ज्यादा डिवीजन होने की सलाहियत होती है, या जिसके सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं, जिसके सेल्स हमेशा डिविजिबल स्टेट में रहते हैं। शाबाश। द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैज बीन, द वर्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और मेरिस्टम हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड, दैट ग्रीक वर्ड इज मेरिस्टॉस। Meristos means divisible. Shabash. Meristematic tissue, it is the type of tissue, it is the type of tissue, it is the type of tissue, type of tissue, type of tissue whose cells always keep on dividing. They have immense power of division. Those tissues, those cells which have immense power of division or which keep on dividing continuously, those cells they are called as meristematic cells. They are called as meristematic cells. Meristematic cells. They are called as meristematic cells. And remember, these meristematic cells they form our meristematic tissue. Meristematic tissue. Meristematic tissue. जब हम एक टिश्यू की बात करेंगे, एक टिश्यू के अंदर काफी सारे सेल्स होते हैं और वो सारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर जितने भी सारे सेल्स होते हैं, दे आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ डिवीजन. दे ऑलवेज कीप ऑन डिवाइडिंग. ये कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं. इनको हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स. मेरिस्टेमेटिक सेल्स हमारा ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनाते हैं. ये हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनाते हैं. शाबाश. याद रखना, ऑन द बेसिस ऑफ दिस पोजिशन ऑफ दिस मेरिस्टेमेटिक हम याद रखेंगे. तो इस तरह हम याद रखेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज दैट टाइप ऑफ टिश्यू whose cells always keep on dividing or whose cells always remain in a state of division. Remember, the cells which always remain in a state of division, they are called as meristematic cells, or the cells which have immense power of division or which always keep on dividing, they are called as meristematic cells. And the tissue is called as meristematic tissue. So meristematic tissue is the type of tissue whose cells always keep on dividing or whose cells have immense power of division or whose cells always remain in a state of division. They are called as meristematic tissue. And we will not discuss this permanent tissue. We will first focus on meristematic tissue. This meristematic tissue is of various types, depending upon a number of criteria on the basis of position in plant body, meristematic tissue is of three types. प्लांट बॉडी में ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहां पे मौजूद है, इस बेस पे हमारा ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन टाइप्स का है. एक हमारे पास है एपिकल मेरिस्टम, एक हमारे पास है एपिकल मेरिस्टम और एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. मैंने बोला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टम इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. दूसरा हमारे पास है इंटरकैलरी मेरिस्टम और तीसरा जो हमारा है दैट इज लेटरल मेरिस्टम. मैं एक एक करके आपको ये सारे समझाऊंगा. आपने यहां पे देखा प्लांट टिश्यूज असल में दो टाइप्स के हैं. एक हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, एक हमारे पास परमानेंट टिश्यू है. मैंने फोकस किया फिलहाल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के ऊपर, परमानेंट टिश्यू के ऊपर मैं बाद में आ जाऊंगा. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है इसके डिफरेंट टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ ए नंबर ऑफ क्राइटेरिया. फॉर एग्जांपल हमारे पास मेरिस्टेमेटिक
पोजिशन इन प्लांट बॉडी। हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के डिफरेंट टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्लेन ऑफ डिवीजन। तो हमारे पास डिफरेंट क्राइटेरिया है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिवाइड करने के। हमारे पास डिफरेंट क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया मैंने आपको बताया, नंबर 1 कि ये प्लांट बॉडी में कहां पे मौजूद होता है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कौन मेरिस्टम कब बनता है, किससे बनता है, उस बेस पे भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स है मेरिस्टम के। और तीसरा जो हमारे पास है उसको हम बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन, कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स में डिवाइड करते हैं। क्या वो एक प्लेन में डिवाइड करते हैं या ऑल द 3 प्लेन्स में डिवाइड करते हैं, उस बेस पे हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के डिफरेंट टाइप्स है। लेकिन हमारे टेक्स्ट के हिसाब से, हमारे एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, हमारे नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे सिलेबस में ज्यादा जो फोकस है दैट इज the types of meristematic tissue on the basis of their position in the plant body। तो मैंने आपको बोला प्लांट बॉडी में ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहां पे है, मीन्स पोजीशन के एतबार से हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है इसके 3 टाइप्स है। एक हमारे पास है एपिकल मेरिस्टम, एक हमारे पास है इंटरकैलरी मेरिस्टम, एक हमारे पास है लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम हम फोकस करेंगे, पहले एक एक करके हम देखेंगे एपिकल मेरिस्टम क्या होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टम क्या होता है, और जो हमारे पास लेटरल मेरिस्टम क्या होता है। पहले हम फोकस करेंगे एपिकल मेरिस्टम के ऊपर। एपिकल मेरिस्टम और एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, द मेरिस्टम that is present at the apices of apex से बनता है, apices of roots and shoots is known as apical meristem। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं आपको दिखाऊंगा, फिलहाल मैं इसको यहां पे रब करता हूं, हटा देता हूं। हमारे पास ये प्लांट बॉडी है, दिस इज अ प्लांट बॉडी, एंड दिस प्लांट बॉडी हैज नाउ रूट्स। रूट के ऊपर एक कैप होती है, आपको पता है, दैट इज रूट कैप। और रूट कैप के पीछे ये जो है एपेक्स है, यहाँ पे जो हमारा ये टिश्यू है, और यहाँ देखिए यहाँ पे भी जो टिप के ऊपर भी शूट के, ये शूट है और ये रूट है। शाबाश। और ये जो है ये शूट टिप है, शूट का जो ये टिप है, शाबाश। ये जो है ये रूट का टिप है, जो मैंने ऊपर ये सर्कल डाला है, दिस इज रूट कैप। रूट टिप के ऊपर रूट कैप मौजूद होती है, शाबाश। यहाँ पे आप देखिए रूट कैप के ऊपर जो ये सेल्स है, दिस इज रूट एपिकल मेरिस्टम, रैम इसको हम बोलते हैं, दिस इज रूट एपिकल मेरिस्टम। और शूट के ऊपर जो मैंने ये डार्क किया, शेडेड रीजन बनाया, दिस इज सैम, शूट एपिकल मेरिस्टम। और दिस इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सिंपली दिस इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दिस इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, शाबाश। यही मैंने बताया, एपिकल मेरिस्टम वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है जो शूट या रूट के एपेक्स पे मौजूद होता है, या जो रूट या शूट के टिप पे मौजूद होता है, उसे हम बोलते हैं एपिकल मेरिस्टम। तो आप याद रखेंगे, द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो मौजूद होता है, जो प्रेजेंट होता है एट द एपिसेस ऑफ रूट्स एंड शूट्स, इसे हम बोलते हैं एपिकल मेरिस्टम। एम मैंने यहाँ पे लिखा, इसका मतलब है एपिकल मेरिस्टम। याद रखना, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो रूट के टिप पे और शूट के टिप पे मौजूद होता है, या जो रूट के एपाइसिस या शूट के एपाइसिस पे मौजूद होता है, उसे हम बोलते हैं एपिकल मेरिस्टम। रूट पे एपिकल मेरिस्टम जो है ये 2 टाइप्स का है। एपिकल मेरिस्टम इज ऑफ 2 टाइप्स। एपिकल मेरिस्टम के 2 टाइप्स है। एक हमारे पास है
root apical meristem. Root apical meristem is apical meristem at the type of apical meristem. Root apical meristem is the type of apical meristem which is present at the apices of roots. Root का मतलब रूट के टिप के ऊपर, रूट के एपेक्स के ऊपर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उसे हम बोलते हैं रूट एपिकल मेरिस्टम. एंड रूट एपिकल मेरिस्टम जो है इट इज सब टर्मिनल. इट इज सब टर्मिनल इन पोजिशन. सब टर्मिनल इन पोजिशन. याद रखना जो रूट एपिकल मेरिस्टम है ये बराबर एपेक्स पे नहीं होता है, ये बराबर रूट के टिप के ऊपर नहीं होता है, बिकॉज द टिप ऑफ द रूट इज ऑक्यूपाइड बाय द रूट कैप. तभी मैंने आपको बताया जो रूट एपिकल मेरिस्टम है ये सब टर्मिनल इन पोजिशन होता है. इट इज सब टर्मिनल इन पोजिशन. मैं फिर से दोहराता हूं, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो एक प्लांट के एपाइसिस, जो एक प्लांट के रूट और शूट के एपाइसिस पे प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं एपिकल मेरिस्टम. एपिकल मेरिस्टम जो है ये दो टाइप्स का है. एक जो रूट के ऊपर होता है उसे हम बोलते हैं रूट एपिकल मेरिस्टम. रूट एपिकल मेरिस्टम इज द टाइप ऑफ एपिकल मेरिस्टम that is present at the tip or at the apices of roots. And remember, this root apical meristem, it is subterminal in position because the terminal and the apex of a root is occupied by the root cap. So this root tip is subterminal. This root apical meristem is subterminal in position. दूसरा जो हमारे पास है शूट एपिकल मेरिस्टम. रैम एंड सैम, याद रखना, रैम एंड सैम आर टू टाइप्स ऑफ एपिकल मेरिस्टम. व्हाट इज सैम? रैम आपको समझ आ गया, दिस इज रूट एपिकल मेरिस्टम. एंड व्हाट इज सैम? सैम इज शूट एपिकल मेरिस्टम. एंड रिमेंबर द टाइप ऑफ एपिकल मेरिस्टम that is present at the apices of shoots or that is present at the apex or at the tip of the shoot. जो शूट के टिप के ऊपर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं शूट एपिकल मेरिस्टम. As the name indicates, it is the type of meristematic tissue that is present at the apices or at the apex of the shoot. And remember, what is difference between this shoot apical meristem and root apical meristem is that I told you that root apical meristem जो है ये सब terminal in position है, while a shoot apical meristem is present at exact at the tip, so it is terminal in position. So shoot apical meristem जो है it is terminal in position, while as रैम जो है ये सब टर्मिनल इन पोजिशन है. सब टर्मिनल इन पोजिशन. व्हाई इट इज सब टर्मिनल इन पोजिशन? बिकॉज द एपेक्स ऑफ द रूट इज ऑक्यूपाइड बाय द रूट कैप. एंड रिमेंबर दिस एपिकल मेरिस्टम, द रूट एपिकल मेरिस्टम एंड शूट एपिकल मेरिस्टम. एपिकल meristem is responsible for increasing the length of plants. When we know that plants, they increase in length. Both shoot apical meristem, it is responsible for increasing the length of shoot, and similarly root apical meristem जो है, and the cells keep on dividing so as to increase the length of root. Remember, so apical meristem चाहे शूट एपिकल मेरिस्टम हो या रूट एपिकल मेरिस्टम हो, इन दोनों का काम है टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ प्लांट. जो शूट एपिकल मेरिस्टम है इट इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ शूट, व्हाइल एज जो रूट एपिकल मेरिस्टम है it increases the length of root. And remember the root apical meristem is subterminal in position, while as shoot apical meristem जो है ये टर्मिनल इन पोजिशन है. मैंने आपको बताया ये दोनों जो है
अच्छा, शूट एपिकल मेरिस्टम जो है, इट इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ शूट एंड समटाइम्स sometimes what happens, we know that shoot apical meristem जो है, it is responsible for increasing the length of shoot. This is the primary function of this shoot apical meristem, and during this process sometimes some cells of shoot apical meristem are left behind. They are left behind and they form what is called as auxiliary bud. आपको पता है ये प्लांट का सिस्टम है, ये यहां से लीफ निकला है, ये नोड है, जहां से लीफ निकल गए ये नोड है। लीफ के एक्सिल में एक बड होता है जिसे हम बोलते हैं एक्सिलरी बड। आपको अब समझ आ गया ये ऑक्सिलरी बड कैसे बनता है। मैंने आपको बताया कि जो शूट एपिकल मेरिस्टम जो है ये एक्चुअली लेंथ इंक्रीज करता है, ये एलोंगेट करता है शूट को या सिस्टम को एलोंगेट करता है। लेकिन इस एलोंगेशन प्रोसेस के दौरान कभी कभार कुछ सेल्स लेफ्ट आउट रहते हैं। सम सेल्स ऑफ शूट एपिकल मेरिस्टम और लेफ्ट बिहाइंड, कुछ सेल्स पीछे रह जाती है और ये सेल्स जो है ये सेल्स बनाते हैं ऑक्सिलरी बड। और याद रखना ये ऑक्सिलरी बड जो है ये प्रेजेंट होता है इन द एक्सिल ऑफ लीफ। मैंने आपको बताया एक्सिल इज द एंगल दैट इज फॉर्मड बिटवीन द शूट एट द नोड रीजन एंड द लीफ और शूट के बीच जहां से लीफ अराइज होता है सिस्टम के ऊपर, वहां पे जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड एज एक्सिल। तो जो बड एक्सिल में, लीफ के एक्सिल में बनता है उसे हम एक्सिलरी बड बोलते हैं या ऑक्सिलरी बड बोलते हैं। ये ऑक्सिलरी बड असल में शूट एपिकल मेरिस्टम के सेल्स है जो लेफ्ट बिहाइंड रहते हैं और उन सेल्स से जो है हमारा बड बनता है। और इस एक्सिलरी बड से या तो इससे ब्रांच बनेगी या इससे क्या बनेगा, या तो इससे फ्लावर बनेगा। याद रखना जो हमारे पास है ऑक्सिलरी बड जो है ये प्रेजेंट होता है इन द एक्सिल ऑफ लीफ, ये प्रेजेंट होता है इन द एक्सिल ऑफ लीफ। और ये ऑक्सिलरी बड जो है ये या तो बनाएगा या तो ये लीफ या तो ये फ्लावर बनाएगा या तो यहां से जो है एक ब्रांच बनेगी, ब्रांच अराइज होगी। तो याद रखना मेरे डियर स्टूडेंट्स कि ऑक्सिलरी बड असल में शूट एपिकल मेरिस्टम के सेल्स है जो लेफ्ट बिहाइंड रहते हैं और उनसे एक बड बनता है। उस बड को हम ऑक्सिलरी बड बोलते हैं, इसीलिए ऑक्सिलरी बड बोलते हैं बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ लीफ। और इस एक्सिलरी बड से फ्यूचर में इससे क्या है या तो ब्रांच बनेगी या तो फ्लावर बनेगा। शाबाश मेरे दोस्तों, याद रखना, मेरे जवानों, मेरे सिपाहियों, याद रखना ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑक्सिलरी बड से या तो ब्रांच बनेगा या तो इससे फ्लावर बनेगा। ऑक्सिलरी बड असल में शूट एपिकल मेरिस्टम के सेल्स होते हैं जो लेफ्ट बिहाइंड रहते हैं, जो पीछे रहते हैं। एक दूसरा टाइप ऑफ टिश्यू है हमारे पास, मेरिस्टमेटिक टिश्यू है, दैट इज कॉल्ड एज, मैंने आपको बताया उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टम हम इसको बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम, ये इंटरकैलरी मेरिस्टम असल में क्या होता है, शाबाश, द टाइप ऑफ मेरिस्टमेटिक टिश्यू, the type of meristematic tissue, the type of meristematic tissue that is present between two mature tissues. याद रखना इंटरकैलरी मेरिस्टम जो है ये असल में वो मेरिस्टम है
जो दो मैच्योर टिश्यू के बीच होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस तरह बात करूंगा, ये मेरे पास यहाँ पे शूट एपिकल मेरिस्टम है। फॉर एग्जाम्पल ये जो है ये मेरे पास मैच्योर टिश्यू है, ठीक है, ये मैच्योर टिश्यू है, ठीक है, ये मैच्योर टिश्यू है। आप इधर देखिए, इस मैच्योर टिश्यू के बीच मुझे कुछ खास टिश्यू नजर आ रहा है जिसके सेल्स हाईली डिविजिबल है। फिर उसके बाद फिर से मैच्योर टिश्यू है, ये भी मैच्योर टिश्यू है, मैच्योर टिश्यू यानी हमारे पास दो साइड में मैच्योर टिश्यू है। एक ये हमारे पास मैच्योर टिश्यू है, ये वाला पोर्शन मैच्योर टिश्यू है। एक हमारे पास ये वाला जो है ये मैच्योर टिश्यू है। इस मैच्योर टिश्यू के बीच हमें कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स देखने को मिलते हैं, यानी दो मैच्योर टिश्यूज के बीच के दरमियान आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या मेरिस्टेमेटिक सेल्स दिखते हैं। ऐसे मेरिस्टम को आप बोलते हो दिस इज इंटरकैलरी मेरिस्टम, इंटरकैलरी, दिस इज इंटरकैलरी मेरिस्टम। So the type of meristematic tissue that is present between two mature tissues, इसे हम बोलते हैं meristematic tissue. And remember, this meristematic tissue, presence of meristematic tissue is characteristic feature of grasses. ये जनरली हमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से भी इंटरकैलरी मेरिस्टम जो है ये सभी प्लांट्स में आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये जनरली आपको ग्रासेस में देखने को मिलेगा। एंड ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टम है, इंटरकैलरी मेरिस्टम जो है, इंटरकैलरी मेरिस्टम जो है, इंटरकैलरी मेरिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर regeneration of, remember, regeneration of parts removed by or destroyed by grazing herbivores. आप देखते हैं हमारे पास गार्डन्स में ग्रासेस होते हैं, ठीक है, एप्पल ऑर्किड्स में ग्रासेस होते हैं। आपने कोई एनिमल, काऊ, गोट, बफेलो या शीप, आप उस गार्डन में चले गए, उन्होंने वो वहां ग्रेजिंग की, वो घास को खा लिया। आप उसके बाद देखते हो कि नया प्लांट वहां से रिजनरेट होता है, जो लेफ्ट आउट रिमेनिंग पार्ट जो होता है वहां उससे जो प्लांट का हिस्सा बचता है वहां से एक नया प्लांट अराइज होता है। ये असल में क्या होता है, ये नया प्लांट जो है ये बनता है बिकॉज ऑफ द एक्टिविटी ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टम। रिमेंबर, सो दिस इंटरकैलरी मेरिस्टम, it is characteristic feature of grasses, and this intercalary meristem is responsible for regeneration of parts removed by grazing herbivores. जब एनिमल्स जो है ये herbivores है, जब वो ग्रेज करते हैं, they damage the parts of the plants, they eat away the parts of plants, and after some time you will see the new parts regenerate out of those grazed plants. And this regeneration of these parts, removed parts, is possible only because of intercalary meristem, only because of the activity of intercalary meristem. And remember, intercalary meristem is the type of meristematic tissue that is present between the mature tissues. And you know that the presence of दो mature tissue के बीच अगर आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखने को मिलेगा, उसे आप बोलेंगे ये इंटरकैलरी मेरिस्टम होगा या इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। और ये इंटरकैलरी मेरिस्टम जो है ये जनरली ग्रासेस में पाया जाता है। ग्रासेस जो है ये फैमिली पोएसी से ताल्लुक रखते हैं, POACEAE। ग्रासेस का मतलब हो गया राइस प्लांट, ग्रासेस का मतलब हो गया व्हीट प्लांट, ग्रासेस का मतलब हो गया मेज प्लांट, ग्रासेस का मतलब हो गया लॉन ग्रास। ये ग्रासेस में पाए जाते हैं। ग्रासेस आर द मेंबर्स ऑफ फैमिली पोएसी। पोएसी जो फैमिली है या ग्रामिनी भी इसको बोलते हैं, ग्रामिनी जो फैमिली है,
ग्रैमिनी, पहले इसे ग्रैमिनी बोलते थे, अब इसे पोएसी बोलते हैं। द मेंबर्स ऑफ पोएसी और ग्रैमिनी दे आर कॉल्ड एज ग्रासेस। तो ग्रासेस में हमें इंटरकैरी मेरिस्टम देखने को मिलता है। याद रखना इंटरकैरी मेरिस्टम जो है इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिजनरेशन ऑफ पार्ट्स। इससे रिजनरेट होते हैं प्लांट्स के वो पार्ट जो रिमूव हो जाते हैं जब ग्रेजिंग हर्बिवोर्स उनको खा लेते हैं, उनको रिमूव करते हैं, उनको खा लेते हैं, ग्रेज करते हैं, तो ये वहां पे हमें हेल्प करता है। तो अभी तक फिलहाल मैंने आपको बताया ये जो एपिकल मेरिस्टम है, चाहे ये शूट एपिकल मेरिस्टम हो, चाहे ये रूट एपिकल मेरिस्टम हो। दूसरा मैंने आपको बताया इंटरकैरी मेरिस्टम, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ ए प्लांट। इनके कारण एक प्लांट की लेंथ बढ़ती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं प्लांट्स में दो तरह की ग्रोथ होती है। प्लांट्स में जनरली दो तरह की ग्रोथ होती है। याद रखना प्लांट्स में दो तरह की ग्रोथ होती है। आप परेशान मत हो जाइए, मैं समझाऊंगा। आप समझते होंगे कि सर क्या बोल रहे हैं, दो तरह की ग्रोथ क्या होती है। एक प्लांट्स जो है प्लांट शो टू टाइप्स ऑफ growth. One is increase in length, दूसरा जो है सनगुबर that is increase in girth or diameter, increase in girth or oblique diameter। स्टेम का तन्ना जो बढ़ जाता है, सरकमफ्रेंस बढ़ जाती है, ठीक है ना। इंक्रीज इन लेंथ, व्हेन ए प्लांट इंक्रीज इन लेंथ, दिस टाइप ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड एज प्राइमरी ग्रोथ। शाबाश। एंड रिमेंबर इंक्रीज इन गर्थ और इंक्रीज इन डायमीटर, दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी ग्रोथ। सोनगुबरी ये आपने याद रखना है, दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी ग्रोथ। इसको हम सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं। तो आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज द प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। सो प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इज दैट इज इंक्रीज इन लेंथ। व्हेन प्लांट्स इंक्रीज इन लेंथ वी कॉल्ड इट that plants, this is called as primary growth, or this is the primary growth of plants. Secondary growth means when plants increase in diameter, when plants increase in girth, जब उनकी thickness बढ़ जाएगी, तने की thickness बढ़ जाएगी, stem की thickness बढ़ जाएगी, that increase in that thickness of plants, this is called as secondary growth. And remember, so plants show two types of growth. One is called as increase in length, that is called as primary growth, and second is called as increase in diameter or girth, that is called as secondary growth. And remember, this primary growth that is increase in length, that is called as primary growth. Primary growth is due to apical meristem plus due to इंटरकैलरी मेरिस्टम। प्लांट्स में जो इंक्रीज इन लेंथ होती है, प्राइमरी ग्रोथ होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ एपिकल मेरिस्टम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम। सो रिमेंबर, प्राइमरी ग्रोथ इज इंक्रीज इन लेंथ एंड प्राइमरी ग्रोथ इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एपिकल मेरिस्टम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम। दिस एपिकल मेरिस्टम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम दे आर collectively मेरिस्टम, primary meristem. Why they are called as primary meristem? Because they are responsible for primary growth. So apical meristem and intercary meristem, they are collectively called as primary meristem, because apical meristem and intercary meristem, as I told you, that they are responsible for increasing the length of the plant, that is the primary growth. तो ये दोनों जो है ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इनसे प्राइमरी ग्रोथ होती है, तभी इनको हम बोलते हैं प्राइमरी मेरिस्टम। शाबाश। दूसरा जो है हमारे पास प्लांट्स में, इसके अलावा प्लांट्स में ये प्लांट बॉडी है, प्लांट बॉडी के लेटरल साइड्स में ये शूट है, या इसी तरह ये हमारे पास, अगर मैं रूट की बात करूंगा, ये हमारे पास रूट है, इस रूट के लेटरल साइड्स में भी
एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, एक तो मैंने आपको बताया एपेक्स पे है, रूट एपेक्स पे है या शूट एपेक्स पे, आपने बोला एपिकल मेरिस्टम, रूट एपिकल मेरिस्टम और शूट एपिकल मेरिस्टम। दूसरा आपने देखा दो मेजर टिश्यूज के बीच प्रेजेंट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, आपने उसको बोला इंटरकैरी मेरिस्टम। तीसरा जो हमारे पास है टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी और लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम जो है ये वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है जो मैचर रीजन्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स में प्रेजेंट होता है, खासकर उन प्लांट्स में जिनमें वुडी एक्सिस होती है, जिनमें वुडी एक्सिस मौजूद होती है। शाबाश, इसको हम बोलते हैं क्या, सेकेंडरी और लेटरल मेरिस्टम। तो मैं यहां पे आपको समझाऊंगा सेकेंडरी मेरिस्टम क्या है, सेकेंडरी और लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम, शाबाश। द टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, द टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू that is present in the यहां पे मैं लिखता हूं roots and shoots of plants, particularly the plants having woody axis and develops after primary meristem is known as, इसी को हम बोलते हैं क्या, सेकेंडरी और लेटरल मेरिस्टम। शाबाश, याद रखना वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो प्लांट्स के रूट्स या शूट्स में पाई जाता है, पर्टिकुलरली ऐसे प्लांट्स में जिनकी वुडी एक्सिस होती है, जिनका सिस्टम या रूट जो है वुडी होता है, उन वुडी प्लांट्स के रूट्स और शूट्स में एक तरह का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लेटरल साइड्स में प्रेजेंट होता है, और ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्राइमरी मेरिस्टम के बाद बनता है। इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी और लेटरल मेरिस्टम। सो रिमेंबर, ये जो हमारे पास मैंने आपको बताया, ये फॉर एग्जांपल रूट है, दिस इज रूट एंड दिस इज शूट, एंड व्हाट यू सी ऑन लेटरल साइड्स ऑफ दिस शूट and on lateral sides of this root there is a meristem that is called as lateral meristem or lateral meristematic tissue, or this is also called as secondary meristematic tissue. And remember, lateral meristem जो है, lateral meristem, इसके सेल्स भी डिवाइड करते रहते हैं। lateral meristematic tissue जो है, tissue is responsible for increasing the girth or diameter of the plants. Remember, increase in length is because of primary meristem, that is apical meristem, shoot apical meristem, root apical meristem and intercary meristem. We are having lateral meristem. समझना है पहले, the type of meristematic tissue that is present on the lateral sides of roots and shoots. आपको कुछ नहीं याद रहता है, आप इस तरह याद रखेंगे। सेकेंडरी मेरिस्टम वो मेरिस्टम होते हैं जो रूट और शूट के लेटरल साइड्स में मौजूद होते हैं, एपेक्स पे नहीं होता है, लेटरल साइड्स पे मौजूद होते हैं, और खासकर ऐसे प्लांट्स के रूट्स और शूट्स के लेटरल साइड्स में मौजूद होते हैं जिनकी एक्सिस जो है वुडी होती है। और याद रखना, सेकेंडरी मेरिस्टम प्राइमरी मेरिस्टम के बनने के बाद बनता है या डेवलप होता है, और ये सेकेंडरी मेरिस्टम या लेटरल मेरिस्टम का काम है, इससे प्लांट्स की गर्थ या इनसे प्लांट्स की का जो डायमीटर है वो बढ़ता है। याद रखना है, तो इस तरह आप याद रखेंगे वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो प्लांट पार्ट्स के
प्लांट के रूट्स और शूट्स के लेटरल साइड्स पे प्रेजेंट होता है, और ये खासकर उन प्लांट्स के रूट्स और शूट्स के लेटरल साइड्स पे मौजूद होते हैं जिनमें वुडी एक्सिस होती है, और ये लेटरल मेरिस्टम जो है ये प्राइमरी मेरिस्टम के बाद डेवलप होता है, और ये लेटरल मेरिस्टम जो है इट इज रेस्पॉन्सिबल, इसके कारण प्लांट्स का जो है डायमीटर बढ़ता है, इसके कारण जो है प्लांट्स का जो है डायमीटर बढ़ता है, गर्थ बढ़ता है। क्योंकि जब प्लांट्स की गर्थ बढ़ती है उसे हम सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं, उसे हम सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं। व्हेन प्लांट्स इंक्रीज इन डायमीटर और गर्थ, दैट टाइप ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड एज सेकेंडरी ग्रोथ। सो लेटरल मेरिस्टम जो है, लेटरल मेरिस्टम जो है, M is meristem, it is responsible for secondary growth. Secondary growth. It is responsible for secondary growth. That is why lateral meristem is also called as secondary meristem. Lateral meristem का दूसरा नाम secondary meristem इसलिए पड़ता है क्योंकि lateral meristem के कारण plants की secondary growth होती है। Secondary growth असल में क्या है? Increase in diameter. इंक्रीज इन डायमीटर इज सेकेंडरी ग्रोथ, और लेटरल सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है बिकॉज ऑफ लेटरल मेरिस्टम, तभी लेटरल मेरिस्टम का दूसरा नाम जो है इसे हम सेकेंडरी मेरिस्टम भी बोलते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है सेकेंडरी मेरिस्टम के, एग्जाम्पल्स है हमारे पास। एक हमारे पास है कैम्बियम, प्लांट्स में एक टिश्यू होता है इसे हम कैम्बियम बोलते हैं, और कैम्बियम का एक और नाम है इसे हम इंट्राफेसिक्यूलर कैम्बियम, फेसिक्यूलर कैम्बियम। फिलहाल आप याद रखिए, आगे ये समझ आ जाएगा आपको इंट्राफेसिक्यूलर कैम्बियम या सिंपली कैम्बियम क्या होता है। दूसरा जो है, दूसरी एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी या लेटरल मेरिस्टम जो है दैट इज इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम, फेसिक्यूलर कैम्बियम। शाबाश, ये भी आगे हमें समझ आ जाएगा। तीसरा जो हम याद रखेंगे कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ लेटरल और सेकेंडरी मेरिस्टम। सो इनके कारण कैम्बियम या इंट्राफेसिक्यूलर कैम्बियम इसका नाम है, इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम दूसरा है, तीसरा कॉर्क कैम्बियम है। सो कैम्बियम वेदर इट इज इंट्राफेसिक्यूलर कैम्बियम और इट इज इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम or it is cork cambium, all are examples of lateral meristem or all are examples of secondary meristem, and all are responsible for secondary growth, that is increase in diameter. So all increase the diameter of plant parts, diameter of roots, diameter of shoots of woody plants. And remember the examples of lateral meristem or secondary meristem where हम cambium or intrafascicular cambium, second is इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम एंड थर्ड इज कॉर्क कैम्बियम। ये तीनों तरह के कैम्बियम जो है ये हमें आगे समझ आ जाएंगे। शाबाश, क्या होता है कि जैसे मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड हो जाते हैं, जैसे मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड हो जाते हैं, हमारे पास ये सेल है, ये हमारे पास एक सेल है, मैं कहता हूं ये मेरिस्टेमेटिक सेल है, एमसी है ये मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड करती है, ये डिवाइड करती है। शाबाश, टू फॉर्म ए नंबर ऑफ सेल्स। Now this cell performs its own function, ये अपनी फंक्शन बनाती है। शाबाश, ये अपनी फंक्शन अलग फंक्शन परफॉर्म करती है, यानी हर कोई सेल जो है अपनी फंक्शन परफॉर्म करती है। जैसे ही मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड करते हैं, शाबाश, जैसे ही मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड करते हैं we get a number of cells and those cells उनमें एक अलग स्ट्रक्चरल पिक्युलैरिटी, उनमें एक अलग स्ट्रक्चर डेवलप हो जाते हैं और उनमें एक अपनी फंक्शन उनमें आ जाती है। हर किसी सेल में एक अलग स्ट्रक्चर डेवलप होता है, अलग स्ट्रक्चर डेवलप होता है, और हर कोई सेल जो है एक अलग फंक्शन करनी स्टार्ट करती है। यानी आप याद रखना, फॉलोइंग डिविजन्स ऑफ सेल्स इन प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी मेरिस्टम। जैसे ही मेरिस्टेमेटिक सेल्स, चाहे प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स हो, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स हो, जैसे ही वो डिवाइड करना शुरू करती है, दे फॉर्म न्यू सेल्स, न्यूली फॉर्म्ड सेल्स बिकम, दे फॉर्म न्यू सेल्स, ये नए सेल्स बनाते हैं, एंड दोज न्यूली फॉर्म्ड सेल्स दे बिकम स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज्ड। और जब ये स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज हो गए, अपना अपना स्ट्रक्चर उनमें डेवलप होता है, अपना अपना वो अलग अलग काम करते हैं,
वो खो बैठते हैं। पहले इनमें इस सेल में काफी डिवीजन की कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा थी। ये मेरिस्टेमेटिक सेल है, इसमें काफी ज्यादा पावर ऑफ डिवीजन है। इसने डिवाइड किया, काफी सारे सेल्स बन गए। हर कोई सेल जो है अपना अपना स्ट्रक्चर डेवलप करती है, अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करना शुरू करती है। इस तरह इन सेल्स में जो डिवीजन की कैपेबिलिटी थी, इनके एंसेस्टर सेल में जो डिवीजन की कैपेबिलिटी है, जब इन सेल्स ने अपना स्ट्रक्चर और अपना फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट किया, दे लूज द पावर ऑफ डिवीजन। इनमें ये डिवीजन का जो पावर होता है, शाबाश, ये लूज करते हैं। नाउ वी कॉल देम एज परमानेंट, वी कॉल देम एज परमानेंट टिश्यू, वी कॉल देम एज परमानेंट और मैच्योर सेल्स, मैच्योर सेल्स। तो आपने देखा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द girth of the plants, it is responsible for increasing the length of the plants. Apical meristem और intercary meristem जो है, they are responsible for increasing the length of the plants, that is they are responsible for the primary growth. That is why apical meristem, चाहे रूट शूट हो या इंटरकैरी हो, इन तीनों को हम कलेक्टिवली बोलते हैं प्राइमरी मेरिस्टम। और दूसरा हमारे पास लेटरल मेरिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द डायमीटर और गर्थ ऑफ द प्लांट्स। Increase in diameter or girth of the plants, this is called as secondary growth. That is why lateral meristem is also called as secondary meristem. And remember जैसे ही मेरिस्टेमेटिक सेल, चाहे वो एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल हो, इंटरकैरी मेरिस्टेमेटिक सेल हो या लेटरल और सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक सेल हो, जैसे वो डिवाइड करती है, दे फॉर्म ए नंबर ऑफ सेल्स। एवरी सेल अटेन्स इट्स स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल पिक्युलैरिटी। हर किसी सेल में अपनी अपनी स्ट्रक्चर और फंक्शन के एतबार से अपने अपने चेंजेस आ जाते हैं। एंड ऑल दीज सेल्स, न्यूली फॉर्म्ड सेल्स, दे लूज द पावर ऑफ डिवीजन। इनमें डिवीजन होने का पावर जो था वो खत्म हो जाते हैं। नाउ दे बिकम परमानेंट और मैच्योर सेल्स। अब इन्हें हम परमानेंट और मैच्योर सेल्स बोलते हैं। तो ये इन परमानेंट और मैच्योर सेल्स से जो टिश्यू बनता है उसे हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। याद रखना है, परमानेंट टिश्यू इज द टाइप ऑफ टिश्यू whose cells does not have a power of division or whose cells have a least power of division. मेरिस्टेमेटिक सेल्स में immense power of division है। मेरिस्टेमेटिक सेल से बन गए हमारे पास परमानेंट सेल्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से हमारे पास बन गया परमानेंट टिश्यू। और परमानेंट टिश्यू के जो सेल्स है, परमानेंट टिश्यू के अंदर जो सेल्स है, उनमें लीस्ट पावर ऑफ डिवीजन है या तो उनमें पावर ऑफ डिवीजन नहीं है। तो परमानेंट टिश्यू जो है, इट इज द टाइप ऑफ टिश्यू which is made up of permanent cells or which is made up of mature cells. These permanent or mature cells do not divide. इनमें डिवीजन कैपेबिलिटी नहीं होती है। और these permanent or mature cells have least power of division. In the next video lecture, we will focus on this permanent tissue in more details. Thank you for watching this video lecture.